हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसको आप लोग फिजिक्स के अंदर बहुत ही छोटी एज से खुद भी स्टडी करते हैं। ओके, तो फिजिक्स जैसा कि आपको पता है वो एक नेचर की स्टडी है। ओके, और नेचर की स्टडी में जब आप बहुत छोटी उम्र में होते, 2-3 साल के 3-4 साल की उम्र में से ही आप लोग जो है चीज़ों को मूव करते हुए देखते हो और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि चीज़ें मूव करती हैं, तो आप लोगों को उनको जानने की इच्छा होती है। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग उसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं अपने, जिसमें हम लोग किस चीज़ को स्टडी करेंगे, मोशन को। ओके, सो मोशन जो है आप लोग बहुत छोटी काल से आप समझते आ रहे हैं। जैसे आप लोग जब अपनी साइकिलिंग जब आपने सीखी होगी, तब आप जो है मोशन की स्टडी तो कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई किस तरह से जो है एक साइकिल को, जब आप स्टेशनरी साइकिल होती है वो गिर जाती है, उसको आप चलाने लग जाओ तो वो नहीं गिरती, तो व्हाई इज दैट, उसके पीछे क्या रीजन है। ओके, सो इस तरह की चीजें जिसके अंदर आप लोग मोशन को स्टडी करते हैं। एक फैन है जो आपका, वो रोटेट कर रहा है, तो वो क्यों रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल रखा है, मान लो उसके ऊपर कोई मधुमक्खी आके बैठ गई तो फिर वो कैसे रोटेट करेगी। ओके, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोशन। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट होता हुआ आपको दिखता है कि भाई आपको दिख रहा है कि मून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिख रहा है। सन है, उसकी लोकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दिन में चेंज हो रही है। ओके, तो व्हाई इज दैट। ओके, क्या रीजन है उनके पीछे, वो मोशन कैसे कर रहे हैं, उनके मोशन को स्टडी करना। ओके, स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कार्स हैं वो आपको मूव होती दिख रही है, आप अपनी एक्टिवा पे बैठे हो, एक्टिवा को चला के लेके जा रहे हो, उसका मोशन कैसा हो रहा है। ये सब चीजों की स्टडी किसके अंदर आएगी, आपकी इस पार्ट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसी संदर्भ में हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिक्स। तो क्या होता है मैकेनिक्स बेसिकली बेटा, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिक्स। ओके, अब मैकेनिक्स के अंदर जो है आप लोग चीजों को के मोशन को बेसिकली कितने तरह से, 3 तरह से स्टडी कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ स्टडीइंग थिंग्स इन मोशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टैटिक्स। अब देखो, तुम कह रहे थे कि तुम बोलोगे कि सर अभी तो आप कहते हैं कि मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन सबसे पहला ही चीज है जिसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, एक चीज रुकी हुई है। ओके, तो स्टैटिक है वो। तो दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स एट रेस्ट, जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक वाटर बॉटल है, जैसे ये हमारे पास एक वाटर बॉटल है। ओके, इस वाटर बॉटल के अंदर जो है क्या है, पानी रखा हुआ है, वो रेस्ट के ऊपर है, तो उसको भी तो स्टडी मैं कर सकता हूं ना। तो चीजें रेस्ट पर क्यों है, एक कार सिंपली खड़ी है, उसको स्टडी करना क्यों खड़ी है। ओके, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मान लो आपने कार को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर फोर्सेस तो कई सारे लग रहे हैं, बट स्टिल वो खड़ी है, तो क्यों खड़ी है वो, उसके ऊपर फोर्सेस सभी बैलेंस हो रहे हैं, ये क्या चीजें हो रही हैं उसके ऊपर, तो उसको स्टडी करना कम्स इन द टाइप ऑफ दिस स्टडी कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके, फिर आते हैं दूसरे काइंड ऑफ स्टडी के ऊपर मैकेनिक्स की, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। ओके, काइने जैसा कि नेम में आ रहा है, काइने काइनेटिक वर्ड से आपको अंदाजा हो रहा होगा, काइनेटिक जिसके अंदर मोशन होता था। ओके, तो काइनेमैटिक्स के अंदर क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनकी स्टडी हम लोग काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनके रीजन के बारे में अभी कोई चीज नहीं पूछेंगे। ओके, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ मोशन, कि ये मेरे पास एक जो मार्कर है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। ओके, मान लो ए से बी तक गया, ये बीच में ये मूव हुआ, इसके मूव होने के पीछे क्या रीजन था, मेरे हाथ ने किधर से कितने फोर्सेस लगाए, दैट इज नॉट अकाउंटेबल इन दिस काइनेमैटिक्स। उसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे, उसको हम लोग रीजन अभी नहीं ढूंढेंगे उनका। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि एक मेरी कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, वो उसके इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे, वो कैसा अपना बिहेवियर शो करते हैं ये देखेंगे, क्यों करती है उस पार्ट को हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा हमारा। ओके, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इसीलिए आते हैं डायनामिक्स पे। ओके, तो ये क्या रहता है, दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द रीजन ऑफ मोशन। ओके, तो डायनामिक्स में हम लोग रीजन को भी स्टडी करते हैं उसके, कि मेरा ये जो मार्कर था, जब ये ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। ओके, तो ये भी इसके अंदर अकाउंट होगा कि स्टडी के अंदर, डायनामिक्स के अंदर, कि भाई मेरा हाथ ने
राइट हैंड साइड के ऊपर मोशन लगाया, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही थी, हाथ ने ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाया हुआ है, तो देयरफॉर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो उनको स्टडी करेंगे हम लोग डायनामिक्स के अंदर, आगे चैप्टर्स में आएगा ये सब। ओके, तो अभी बेसिकली हम लोग किस चीज को स्टडी करने वाले हैं, स्टैटिक्स को और काइनेमेटिक्स को। ओके, बेसिकली ज्यादा किसको, काइनेमेटिक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स पार्ट। ओके, सो लेट अस डू इट। अब जब कभी भी आप लोग बात करता हूं मैं मोशन की, तो आपके सामने दो तरह के कंसेप्ट आते हैं। ओके, तो यस, सबसे पहले जो है दो तरह के कंसेप्ट आ सकते हैं। सबसे पहले अब मैंने आपको बताया स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर दो कंसेप्ट आ रहे हैं, एक तो रेस्ट का और दूसरा मोशन का। ओके, तो व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। ओके, 9th क्लास का छोटा सा कंसेप्ट है। क्या मीनिंग होता है रेस्ट का, कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट अस से कि ये एक स्टूडेंट है हमारा। ओके, ये क्या है, सिंपली खड़ा है यहाँ पे। ओके, और इसकी पोजीशन यहीं पर ही है, ना तो चेंज ही नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो क्या हुआ रेस्ट, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं क्या बोलूंगा, वो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल does not change with respect to time, then we say the particle is in rest. Okay, तो ये रेस्ट की डेफिनेशन है। ओके, फिर आते हैं मोशन के ऊपर। मोशन का मीनिंग क्या हुआ, मोशन के अंदर वही उसका उल्टा, कि यही हमारे पास यही था, स्टूडेंट था, लेट अस से इसका नाम ए है। ओके, तो ये ए जो है हमारा आगे चलता जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हवा के अंदर, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि ये मोशन में आ गया। ओके, तो कैसे बोलेंगे कि अगर पहले इसकी पोजीशन यहाँ ए पोजीशन थी, बाद में इसकी पोजीशन बी हो गई। ओके, तो ये ए से बी जब गया तो उस टाइम पे इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं बोलूंगा वो चीज मोशन में होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, इफ the position of a particle, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी बोल दो, एक ही बात है, does not या फिर do change with respect to time, तो हम बोलते हैं मेरा जो पार्टिकल है वो किस चीज में है, वो मोशन में है। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल है ये ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बी पॉइंट तक जा रहा है। ओके, तो अब देखो, अब ये किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, किसी ने देखा भी तो होगा, किसी ने ऑब्जर्व भी तो किया होगा। ओके, तो ये ऑब्जर्वर कौन है। ओके, अब देखो, क्या ये खुद है कि भाई मैं बोलूं कि मैं जो है अभी यहां पर हूं, थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह पे चला, क्या मैं खुद ही ऑब्जर्वर हूं, या फिर कोई और ऑब्जर्वर मुझे दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए कैसा होगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट के अंदर जो है हमारे पास, देखो रेस्ट और मोशन जो है ना, ये रिलेटिव टर्म्स है। ओके, रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है ना एक बंदे के लिए रेस्ट के ऊपर है, वही चीज दूसरे बंदे के लिए मोशन में हो सकती है। क्या मतलब है इस बात का, कि जैसे आप लोग ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जो है आपके सामने एक पेड़ दिख रहा है आपको। ओके, आप वो ट्रेन जब चल रही है आप देखते हो पेड़ जो है वो मूव करता हुआ दिखता है पीछे की तरफ, वही जो बंदा पेड़ के नीचे बैठा है उसके हिसाब से वो पेड़ रेस्ट पर है, उस हमेशा से ही रेस्ट पर है उसके हिसाब से। तो एक चीज एक पर्सन ए को वो वही चीज जो है, वही पेड़ जो है रेस्ट पर दिख रहा है, पर्सन बी जो ट्रेन में है उसको वही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होता हुआ दिख रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ये वैल्यू चेंज हो सकती है, रेस्ट और मोशन की वैल्यू। ओके, तो दैट इज व्हाई इसको स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वर की जरूरत है मुझे, कि अब मैं क्या बोलूंगा कि that tree is at rest with respect to that person sitting below that tree. ओके, तो समझ रहे हो, एक ऑब्जर्वर के नजरिए से बात करनी होती है रेस्ट और मोशन की। तो इसीलिए जो है इसी नजरिए को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो जैसे लेट अस डू फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाउ। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है, लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों,
तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अभी पिछले एग्जांपल में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि जैसे एक हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक स्टूडेंट खड़ा है राम, ओके, और एक दूसरा स्टूडेंट कार में बैठा है ये श्याम, ये जो से डांसिंग सा लड़का दिख रहा है आपको श्याम। ओके, तो अब क्या है कि ये श्याम जो है कार के अंदर बैठा हुआ देखता है कि ट्री जो है, अब श्याम को क्या दिख रहा है, इस कार के अंदर से जो ट्री है वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। ओके, मान लो कि शाम को जो है थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि ये राम और श्याम ये दोनों आपस में मिलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा श्याम और ये रहा हमारा राम। ओके, तो ये दोनों जो है आपस में थोड़ी देर के बाद मिले। ओके, तो श्याम जो है राम को बोलता है कि भाई मज़ा आ गया आज तो देखने में, ये जो जिस पेड़ के नीचे तू बैठा था वो बड़ा अच्छा मोशन शो करता है यार। ओके, यहीं पे राम कहता है कि नहीं, मुझे तो क्या दिखा कि मेरे हिसाब से तो पेड़ रेस्ट पे था। ओके, तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे कि नहीं, ये श्याम तो बोल रहा है कि जो पेड़ है वो मूव कर रहा है, राम बोल रहा है कि नहीं वो रेस्ट के ऊपर है। ओके, तो ये थर्ड पर्सन है ये आता है इनके पास, ये कहता है कि देखो एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारे देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज आपके देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक ही चीज जो कि राम के लिए रेस्ट के ऊपर है वही चीज श्याम के लिए मोशन में हो सकती है, क्योंकि वो खुद एक्चुअल में मोशन में था विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स। तो इसीलिए जो है हम लोग बोलेंगे क्या, कैसा मोशन हो रहा है ये, दिस इज ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारा जो घटना क्रम चल रहा है ये दिस इज ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में होता क्या है। ओके, इसको फिजिकली इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट, इट इज एक्चुअली सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जो कि ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड है। ओके, इट इज क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड विद एन ऑब्जर्वर। ओके, एक ऑब्जर्वर यानी कि मान लो कि मैं इस कार के अंदर बैठा हूं, इस मेरे साथ में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड है मेरा, कि मुझे पता होना चाहिए जो भी ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, ओके, उसको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा, कि उसकी एक्स एक्सिस कौन सी है, उसकी वाई एक्सिस कौन सी है और उसकी जेड एक्सिस कौन सी है। ओके, तो इन तीनों एक्सिस के बारे में एक ऑब्जर्वर को ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको अपनी एक्सिस के बारे में नहीं पता कि एक्स वाई जेड एक्सिस कौन कौन सी है आपकी, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिना आप लोग काम नहीं कर सकते। तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पास क्योंकि आप मोशन को स्टडी कर रहे हो, मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम का भी तो पता होना चाहिए कि भाई एक जो मेरे पास यही वाला जो ये कार है, मान लो ये राम अब इस कार को स्टडी कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि ये कार जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंची। ओके, तो लेकिन कितनी देर में पहुंची, अगर राम के पास जो है एक वॉच नहीं होगी, ओके, तो क्या वो बता सकता है मोशन कितनी देर में हो रहा है, क्या उसकी स्पीड बता सकता है, क्या वो ये बता सकता है कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है या फिर एक्सेलरेट होते हुए रहा है, नहीं। तो इसीलिए जो है राम को जो है ये उसके पास में एक हैंड वॉच भी होनी चाहिए एक ऑब्जर्वर बनने के लिए। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनने के लिए मुझे चार चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब पहली तीन तो कौन सी, मुझे एक्स वाई और जेड एक्सिस का पता होना चाहिए, मेरे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होना चाहिए मुझे। चौथा चीज क्या पता होना चाहिए, मुझे एक टाइम का पता होना चाहिए अपने, ओके, जिससे मैं जो है एग्जैक्टली बता सकूं कि मोशन जो है वो किस तरह का हो रहा है। ओके, तो क्या डेफिनेशन होगी अगर मैं लिखूं इसको, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड विद एन ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड है, जो कि ऑब्जर्वर को पता है, हैविंग अ क्लॉक विद हिम। ओके, और ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक भी होनी चाहिए सो दैट ही कुड ऑब्जर्व द मोशन करेक्टली। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बेटा, अब दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। ओके, अब ज्यादातर बच्चों को यूँ हो रहा होगा कि अरे न्यूटन ने कौन सा कोई फर्स्ट लॉ दिया भी था, तो यस, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, दिस वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये आपको क्या कहता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ वैलिड है। ओके, इसके अंदर ये लॉ माना जाएगा। ओके, यहीं पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इसके अंदर ये लॉ इनवैलिड हो जाता है, ये लॉ मान्य नहीं रहता। ओके, यानी कि मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए भी मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लग रहा होता है बॉडी के ऊपर जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता हूं तो। ओके,
अब आते हैं सेकंड पे, इस पॉइंट पे क्या होता है, फॉर दिस ऑब्जर्वर मस्ट बी इन रेस्ट। ओके, तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कौन कौन होगा माना जाएगा मेरा, या तो मैं कब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानूंगा खुद को कि अगर मैं या तो रेस्ट के ऊपर हूं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं आराम से बैठा हुआ हूं एक चेयर के ऊपर और देख रहा हूं कि भाई सामने से कार जा रही है और देख रहा हूं सामने से जो है कोई हेलीकॉप्टर उड़ा मेरे सामने से, तो देयरफॉर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करूं मैं, अगर मैं रेस्ट के ऊपर रहे रहे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उस चीज़ को, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हूँ। ओके, सेकंड, मेरी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। ओके, मैं यूनिफॉर्म मोशन शो करते हुए, यानी कि मैंने 10 की स्पीड पकड़ी और 10 की स्पीड से मूव करते करते ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, तो इन दैट केस ऑल्सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विल बी वैलिड, और मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाऊंगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाऊंगा। ओके बेटा, तो कौन से दो केसेस में मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन सकता हूँ, एक तो कब, जब मैं या तो रेस्ट पर हूँ, दूसरा कब, जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा हूं। ओके, तो ये दो तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, मुझे जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करना स्टार्ट कर दूं। ओके, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चाहे मतलब यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना मेरी वो चेंज होने लग जाए। ओके, चाहे वो कैसे भी हो, वेलोसिटी मेरी चेंज होने लग जाए। ओके, तो मैं बोलूंगा कि मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हूँ, सॉरी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए मेरी। तो एग्जांपल इसका अगर मैं दूं आपको, तो अगर मैं सर्कल में भी घूम रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, आपने पढ़ा है 9th क्लास में वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तो मैं अगर एक सर्कल में मूव कर रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड भी चेंज हो सकती है और मेरी डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो ही रही है मोशन की। ओके, तो देयरफॉर कैसा मोशन है, एक सर्कुलर मोशन, एक जो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ओके, तो अगर इफ दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है मेरा, तो इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा, मैं अगर एक सर्कल में घूमते घूमते चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं कैसा बन गया, ऑब्जर्वर अब के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया मेरा। ओके, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि अर्थ के ऊपर हम लोग सारे रहते हैं। ओके, क्या हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, तो अब देखो, क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर हूं और मुझे ये भी पता है कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है। ओके, रोटेट कर रही है मतलब सर्कुलर मोशन में हूं मैं। ओके, सर्कुलर मोशन में होने की वजह से क्या हुआ, मैं सर्कुलर मोशन की, तो मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन में अगर मैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे खड़े खड़े भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं खड़े खड़े इसको देख रहा हूँ, इस मार्कर को, कि बस इसके ऊपर ध्यान से देख रहा हूँ मैं कैसा दिख रहा है। ओके, तब भी मैं क्या बोलूँगा कि ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसके ऊपर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो सर्कुलर मोशन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, जब आप अपनी एक्टिवा को एक कांस्टेंट स्पीड पे ना चला के, मान लो कि आपकी स्पीड जो है 10 से 20, आप 10 से 20 का ट्रांजिशन कर रहे हो आप। ओके, कि भाई आप जो है 10 की स्पीड पे चल रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड की, आपने उसको इंक्रीज करा, थ्रोटल को ऐसे रोटेट करा जब आपने, और वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, 10 से 20 की तरफ इंक्रीज हो रहे हो, ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन पीरियड 10 से 20 में जाते टाइम पे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाओगे। उस टाइम पे अगर आपने किसी चीज को ऑब्जर्व करा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ओके, अच्छा, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर इस तरह से रोटेटेड है, आप घूम रहे हो उसके ऊपर से, रोटेटेड फ्लाईओवर के ऊपर से जब आप घूम रहे हो तो फिर से सर्कुलर मोशन हो गया काइंड ऑफ। ओके, तो उस टाइम पे जो है कैसा दिखेगा, आप जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। आप उस टाइम पे किसी कार को ऑब्जर्व करते हो सामने मूव करते हुए, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ओके, और कहीं पर देख सकते हो ऐसे, जैसे मान लो कि ये एक मेरे पास एक बॉल ली मैंने अपने हाथ में, ये मार्कर लिया, इस मार्कर को मैंने उछाल दिया। ओके, अब इस मार्कर के ऊपर अगर कोई मान लो फ्लाई बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रही है, ओके, तो अब उसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, मतलब जिस भी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स लगते लगते चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो वो कैसा मोशन हो गया मेरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा उस व्यक्ति का। ओके, तो दीज आर दी टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, पहला कौन सा, इनर्शियल, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आई वुड इनकरेज यू कि आप इसी तरह के कुछ मुझे एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में बताइए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ओके, ताकि आपको याद रहे। ओके, लेट मी आस्क यू वन सच क्वेश्चन कि एक फैन है, फैन रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एक फ्लाई बैठी है, वो फ्लाई मुझे ऑब्जर्व कर रही है यहाँ पे क्लास लेते हुए, तो उसके हिसाब से उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल या फिर इनर्शियल, आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हैं। ओके, तो आई होप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और मोशन को थोड़ा सा और इसी तरह के कंसेप्ट को और समझते हैं। लेट अस स्टार्ट।
हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा कि हमें पता लग चुका है अब तक क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर को अपनी तीनों एक्सिस का ज्ञान होता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ओके, और उसके पास एक वॉच भी होती है, तो ये वॉच भी है उसके पास। तो ये चारों चीज़ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होनी जरूरी है। उसको अपने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का ज्ञान होना चाहिए और उसके पास एक क्लॉक भी होनी चाहिए। ओके, तो अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मोशन को स्टडी करता है, ओके, तो ये देखता है कि मेनली 3 टाइप्स के मोशन उसको दिखते हैं। ओके, तो कैसे, पहला बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, व्हेन मोशन ऑफ अ पार्टिकल और पॉइंट मास इन अ स्ट्रेट लाइन, के जब एक पॉइंट मास यानी कि एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल, बहुत ही छोटे साइज का पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसा मोशन शो कर रहा है, वो रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। ओके, यहीं पर अगर जो है बॉडी का साइज एक पॉइंट पार्टिकल ना हो के वो बहुत बड़े साइज की बॉडी हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसा हो रहा है वो, एक, उसको मैं बोलूंगा ट्रांसलेटरी मोशन के। जैसे ये मेरे पास एक मान लो कार है। ओके, तो ये कार अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो कार है कैसा मोशन शो कर रही है, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रही है। ओके बेटा, तो दिस इज कॉल्ड दी ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या समझे, पहले में पॉइंट पास अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर एक एक्सटेंडेड बॉडी अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ये पॉइंट पार्टिकल क्या होता है, ये पॉइंट मास क्या होता है। ओके, तो अब एक बात बताओ कि जो मैंने ये एक पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे सामने बना दिया, ओके, तो ये हो सकता है मेरे लिए तो ये एक पॉइंट है, लेकिन यही एक चीज़ जो है, पॉइंट जो है, एक बैक्टीरिया जो होगा उसके लिए तो ये पूरा एक फुटबॉल का ग्राउंड है। ओके, तो अब ये पॉइंट पार्टिकल इज अ रिलेटिव टर्म, अगेन जस्ट लाइक द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज ऑल्सो ए रिलेटिव टर्म। ओके, कि एक इंसान को जो पॉइंट लग रहा है दूसरे के लिए वही फुटबॉल का मैदान भी हो सकता है। ओके, तो पॉइंट पार्टिकल को डिफाइन कैसे करें। ओके, तो 2 मिनट का आप टाइम दो, अभी के लिए आप समझ लो कि सिर्फ ये पॉइंट पार्टिकल है, इसके बाद मैं आपको पॉइंट पार्टिकल की बेसिक पूरी डेफिनेशन बताऊंगा क्या होता है पॉइंट पार्टिकल। ओके, तो ये था मेरा पॉइंट पार्टिकल। तो अब देखो, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझ आ गया। रेक्टिलिनियर में क्या, एक पॉइंट मास अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो रेक्टिलिनियर मोशन है। यहीं पर एक एक्सटेंडेड बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर आते हैं सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन पे। सर्कुलर मोशन में फिर से वही कि अगर एक पॉइंट मास जो है सर्कल में रोटेट कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन। और यहीं पर एक एक्सटेंडेड बॉडी एक सर्कल में रोटेट करी, जैसे एक फुटबॉल लिया आपने, फुटबॉल को जिस तरह हमने इस तरह से घुमा दिया, एक धागे से बांध के मैंने जो है एक घुमा दिया इसके अराउंड, तो मैं क्या बोलूंगा, वो जो है एक कैसा मोशन हो गया, वो रोटेटरी मोशन हो गया। ओके, फिर आते हैं थर्ड पे जिसका नाम है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ओके, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब कि जब पार्टिकल एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक मेरे पास ये एक मार्कर है। ओके, आई एम हैविंग दिस मार्कर। ये मार्कर क्या कर रहा है, इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, ये इस तरह से मोशन शो कर रहा है। ओके, इस तरह से। तो अगर जब ये फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक टू एंड फ्रो, कभी इसकी तरफ जाता है फिर इससे अवे जाता है, पहले टू गया फिर फ्रॉम। ओके, तो जब ये इसकी तरफ और इससे दूर जा रहा है बार बार इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये एक ही जगह से एक ही जगह के अराउंड जो है मूव करता जा रहा है, तो मैं कैसा मोशन शो करूंगा, ये कैसा हो रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ओके, यहीं पर फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या हो जाता है कि अगर जो है मेरा जो पॉइंट पार्टिकल जो पार्टिकल है उसका साइज तो बड़ा है, और लेकिन जो उसकी जो जितना वो ऑसिलेशन शो कर रहा है ना, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में, यानी कि जैसे ये बहुत छोटे लेवल पे ऑसिलेशन हो रहा है इसका, तो मैं क्या बोलूँगा, वो वाइब्रेटरी मोशन। ओके, जब उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाए तो मैं बोलता हूँ वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि जब आप फ़ोन वाइब्रेट होने का मतलब क्या है, आपका फ़ोन जो है वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, वो रखी हुई है, वो क्या कर रहा है, वो फ़ोन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड जो है ना इस तरह से झंझनाहट सी होती है उसके अंदर। ओके, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वाइब्रेटरी मोशन है। लेकिन जितनी वो बहुत थोड़े लेवल का उसका डिस्टेंस वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो, तो कैसा मोशन हुआ, वाइब्रेटरी मोशन। ओके बेटा, तो क्या समझे हम लोग, 3 तरह के मोशन है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इसी का बड़ा भाई ट्रांसलेटरी, यानी कि जब एक
पॉइंट मास ना शो करके एक बड़े साइज की बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब वन एक पॉइंट पार्टिकल जो है जब एक सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। यहीं पर एक एक्सटेंडेड बॉडी सर्कल में घूमने लग जाए तो जैसे वो जो आपने देखे होंगे कि मेले के अंदर क्या लगे होते हैं, जैसे वो घूम रहे होते हैं गाड़ियाँ उस दीवारों के ऊपर चला रहे होते हैं, तो वो कैसा मोशन होगा उनका, रोटेटरी मोशन बोला जाएगा अगर वो इस तरह से सर्कल में घूम रहे होंगे तो। ओके, फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन पे टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आपके पास एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह पे झूल रहा है तो कैसा हुआ, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, लेकिन यहीं पर जो है अपना वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आगे पीछे हो रहा हो तो क्या बोलूँगा मैं, वाइब्रेटरी मोशन। ओके, जब उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस बहुत कम हो जाए टू एंड फ्रो का तो मैं क्या बोलूँगा, वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। ओके, अब ये पॉइंट मास का कंसेप्ट हमारा रह गया है। व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट मास। ओके, तो पॉइंट मास का मतलब बेसिकली कैसे समझेंगे हम लोग, ये वो पार्टिकल है, देखो जैसे मान लो पॉइंट मास, फिर से मैंने बताया आपको एक रिलेटिव टर्म है, जो चीज़ मेरे लिए पॉइंट पार्टिकल है वही चीज़ एक किसी दूसरे आदमी के लिए बहुत बड़ा जगह भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं पॉइंट मास को डिफाइन कैसे करें। तो देखो कि अगर इफ द साइज ऑफ द बॉडी, ओके, इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल बॉडी। ओके, कि मानो कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक कार है। ओके, हाँ, ये लेट अस से कि ये हमारे पास एक बस बना दी, इस बार हमने, तो कार रहने देते हैं, ये हमने बस बना दी। ओके, ये बस जो है हमारी लेट अस अज्यूम के ये क्या कर रही है, बस मूव कर रही है। ओके, मान लो कि ये जो है यहाँ से जो है ए पॉइंट से बस स्टैंड बी पॉइंट तक चला गया। ओके, आपके शहर के अंदर ये घूम रही है। ओके, तो अगर ये बस अगर आपके शहर के अंदर ही घूम रही है तो देयरफॉर ये कैसा मोशन हुआ, इसके अंदर क्या है, इसका साइज इज कंपेरेबल टू द मोशन दैट ही इज डूइंग। मान लो ये 2 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, तो स्टिल इट साइज इज कंपेरेबल टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। यहीं पर जो है अगर ये बस जो है यहाँ से दिल्ली से जाके जो है मान लो केरल तक जा रही है, ओके, इन दैट केस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये बस, तो मैं क्या बोलूँगा, उस केस में इसको पॉइंट पार्टिकल अज्यूम कर सकता हूँ, मुझे इसके साइज से फर्क नहीं पड़ता। ओके, उस मोशन को स्टडी करने के लिए मुझे इसके साइज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई गेस आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है पॉइंट पार्टिकल, कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल बॉडी मूव्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज। ओके, के जैसे मान लो अर्थ है, इसका और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे अर्थ है आपकी, अर्थ जब सन के अराउंड रोटेट कर रही है, अर्थ आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ओके, लेकिन अर्थ जब सन के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस को कवर कर रही है। ओके, उसका रेडियस तो केवल 6400 किलोमीटर है। ओके, लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस थिंग। ओके, तो इसका मतलब उसने क्या हुआ कि द डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, तो मैं उस मोशन के केस में अर्थ को भी एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकता हूं। ओके, तो क्या डेफिनेशन हुई, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, तो मैं उसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकता हूं। तो ये थे हमारे 3 तरह के मोशन। चौथा क्या हुआ, इन सब का कॉम्बिनेशन। ओके, रैंडम मोशन बोल देते हैं उसको। तो रैंडम मोशन के अंदर क्या होगा, इट कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। जैसे मतलब मेरा ये जो मार्कर है स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ सर्कल में घूम जाए थोड़ा बहुत, फिर ऊपर जाए नीचे आए थोड़ा बहुत, तो दिस कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑल द 3 थिंग्स। ओके, तो ये तीनों तरह के मोशन तीनों ही एक्सिस में हो सकते हैं। जैसे 1D मोशन होने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब सिर्फ अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर ही जा रहा है मेरा। सर्कुलर मोशन जो है वो 2D में होगा। ओके, जैसे ये एक्स एक्सिस के अंदर मैं स्ट्रेट लाइन में इधर जा रहा हूँ सीधा सीधा। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, कैसा मोशन हुआ, मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, वन मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, यहीं पर सर्कुलर मोशन की बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मान सर्कल तो इसके अराउंड घूम रहा होगा, तो कैसा हुआ, मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन होने का मतलब इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो सकते हैं। ओके, एक्स और जेड और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो सकते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो एक टाइम पे तो मैं क्या बोलूंगा, 2D मोशन। एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा हो तो 1D मोशन, और तीनों कोऑर्डिनेट एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहे हो तो कैसा हो गया मेरा 3D मोशन। ओके, तो इन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे आगे वाली वीडियो में। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन